इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन एक ऐसा वर्डिक्ट बनकर सामने आया है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की 2017 की सरकार के फॉर्मेशन से जुड़े सवाल को ही क्लियर नहीं करता, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक काफी मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट पर भी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी देता है। कोर्ट ने उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई की जिसमें मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। जी हाँ दर्शकों, एक हाई वोल्टेज ड्रामा में यूपी के चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को चैलेंज किया गया है, लेकिन इस पर कोर्ट का क्या कहना है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली तब जब यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज देखने को मिल रही है और इलेक्शंस भी 2027 में होने वाले हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यूपी स्टेट की एसआईआर को चैलेंज करने वाली पिटीशन से डील कर रहा है और अब दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पीआईएल लगभग 7 साल पुरानी थी, लेकिन जब इसका फाइनल एडजुडिकेशन हुआ तब तक चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर न सिर्फ अपना पहला टर्म कंप्लीट कर चुके थे, बल्कि 2022 के असेंबली इलेक्शंस के बाद दोबारा पावर में आ चुके थे। इस पीआईएल की फाइलिंग 2017 में संजय शर्मा नाम के पिटिशनर ने की थी, जिन्होंने मार्च 19, 2017 को लिए गए ओथ को चैलेंज किया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा एमपी थे और केशव प्रसाद मौर्य फुलपुर से लोकसभा एमपी। पिटीशन का कोर आर्गुमेंट ये था कि जब दोनों लीडर्स ने ओथ ली तब उन्होंने अपनी लोकसभा मेंबरशिप से रिजाइन ही नहीं किया था। इस बेसिस पर पिटीशनर ने क्लेम किया कि दोनों एक साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। पिटीशनर ने ये भी आर्ग्यू किया कि ऐसी अपॉइंटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ हैं और पब्लिक एक्सचेकर पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डालती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के बेनिफिट एंजॉय कर रहा होता है। पीआईएल में ये भी प्रे की गई कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के लोकसभा सीट्स को वेकेंट डिक्लेयर किया जाए और उनकी अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ क्वो वारंटो इशू किया जाए। इस बैकड्रॉप में बेंच ने अपना फोकस सिर्फ 2 लीगल क्वेश्चंस तक रिस्ट्रिक्ट किया। पहला, क्या 2017 में हुए अपॉइंटमेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, और दूसरा, क्या पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का सेक्शन 3A इनवैलिड है। कोर्ट ने इन दोनों सवालों का जवाब डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग के साथ दिया। डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती शामिल थे, ने बिल्कुल कैटेगोरिकली टर्म्स में कहा दैट देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्टेट का चीफ मिनिस्टर या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने से रोकता हो। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो एक्सप्रेसली और ना ही इम्प्लाइड फॉर्म में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इसीलिए इस आर्गुमेंट का कोई लीगल फाउंडेशन नहीं था कि एक एमपी का चीफ मिनिस्टर या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को वायलेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये नोट किया कि जब मैटर फाइनली डिसाइड हो रहा है तब सिचुएशन काफी आगे बढ़ चुकी है। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर कहा कि दोनों लीडर्स अपना पहला टर्म 2020 में कंप्लीट कर चुके थे और 2022 में फ्रेश इलेक्शंस के बाद दोबारा अपॉइंट हो चुके हैं और इस सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज ही नहीं किया गया था। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि क्वो वारंटो और लोकसभा सीट्स वैकेंसी से जुड़ी प्रेयर्स इनफ्रक्चुअस हो चुकी है। अपॉइंटमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर बात करते हुए बेंच ने आर्टिकल 164(4) का सीधा रेफरेंस दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये अलाउ करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है उसे भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बस शर्त ये है कि वो 6 महीने के अंदर लेजिस्लेचर का मेंबर बन जाए। कोर्ट के वर्ड्स में आर्टिकल 164(4) एक्सप्रेसली अलाउज सच अपॉइंटमेंट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉन लेजिस्लेटर को मिनिस्टर बनने की इजाजत देता है तो फिर ये कहना कि एक एमपी का चीफ मिनिस्टर या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। बेंच ने ये भी रिजेक्ट कर दिया कि एमपी होना किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट है। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि एमपीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं। उनका फंक्शन एग्जीक्यूटिव के प्लेजर पर नहीं होता और न ही उनका रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जैसा होता है। सिर्फ सैलरी और अलाउंस लेना किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट का एम्प्लॉई या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं बना देता। कोर्ट ने अपने इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स पर भी रिलायंस किया। बेंच का कहना था कि जुडिशरी पहले ही कई बार ये क्लैरिफाई कर चुकी है कि लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइंड होता है और उसे सिंपलिस्टिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई लेंस से नहीं देखा जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स के आर्गुमेंट पर हाई कोर्ट ने काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की। बेंच ने पिटिशनर के इस कंटेंशन को फंडामेंटली फ्लॉड बताया। कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हिसाब से मिनिस्टर्स का लेजिस्लेचर का हिस्सा होना कोई एनोमली नहीं बल्कि एक रिक्वायरमेंट है। अगर पिटिशनर का लॉजिक एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी लेजिस्लेटर कभी मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ होगा। इस पूरे डिस्कशन के दौरान कोर्ट का अप्रोच काफी प्रैक्टिकल और टेक्सचुअली ग्राउंडेड रहा।
बेंच ने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज को एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है तो कोर्ट्स उस पर एक्स्ट्रा प्रोहिबिशन रीड नहीं कर सकती जब तक कोई क्लियर वायलेशन ना हो। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के केस में ऐसा कोई वायलेशन कोर्ट को नजर नहीं आया। सेक्शन 3A ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 को लेकर भी पिटिशनर ने चैलेंज रेज किया था। आर्ग्यूमेंट ये था कि इस प्रोविजन के जरिए एमपीज को मिनिस्टर बनने पर डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया जा रहा है, जो एलिजली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस चैलेंज को भी बिना किसी एम्बिगुइटी के रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एक्सप्रेस पावर देता है कि वो सर्टेन ऑफिसेज को डिस्क्वालिफिकेशन के एम्बिट से बाहर डिक्लेयर कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल 102 के एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो यूनियन या स्टेट का मिनिस्टर है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन खुद ये क्लैरिटी देता है तो फिर सेक्शन 3A पर अटैक करना लीगली अनटेनेबल है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि पिटिशनर ने आर्टिकल 102 के एक्सप्लेनेशन को चैलेंज ही नहीं किया। ऐसे में एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना जब वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट के साथ अलाइंड हो, लॉजिकली सस्टेन नहीं करता। बेंच ने इस चैलेंज को भी बिना किसी हेजिटेशन के साथ डिसमिस कर दिया। जजमेंट के अंत में हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि PIL में जो भी सर्वाइविंग प्रेयर्स थी उनमें कोई मेरिट नहीं था, इसीलिए कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया और पिटिशनर को कोई रिलीफ ग्रांट करने से इनकार कर दिया। वर्डिक्ट का टोन बिल्कुल अनएम्बिगुअस था और कोर्ट ने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया को ओपन नहीं छोड़ा। तो दर्शकों, इस जजमेंट का लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस सिर्फ योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य तक लिमिटेड नहीं है। ये डिसीजन एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जहां अक्सर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को लीगल आर्गुमेंट्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी अलग अलग चीजें हैं। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट और उसकी इंटरप्रिटेशन किसी चीज को प्रोहिबिट नहीं करती, तब तक कोर्ट्स उस पर मॉरल या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पर रोक नहीं लगा सकते। आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में जहां अपॉइंटमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को लेकर फ्रीक्वेंट लिटिगेशंस होती रहती हैं, ये जजमेंट एक रिमाइंडर है कि PIL का स्कोप अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट्स का काम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, ना कि पॉलिटिकल डिबेट्स को एब्जुडिकेट करना। चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के 2017 के अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उनका जवाब हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया, that there is nothing in the constitution जो उन अपॉइंटमेंट्स को इलीगल बनाता हो। और शायद इसी क्लैरिटी के साथ इस कंट्रोवर्सी का फाइनल लीगल चैप्टर भी क्लोज हो गया। क्या आपकी नजर में हाई कोर्ट की ये रीजनिंग सही है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।